हाँ भाई, अब जल्दी से वापस देख लेना भाई, पार्डनिंग पावर क्या है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा चीज़। अपने ने कल वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे भी, जुडिशियल पावर्स पढ़ रहे थे। जुडिशियल पावर में अपने ने कौन कौन सी पावर्स पढ़ी थी? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अपने को पता है अभी कि 3 जजेस केसेस हुए थे, ठीक है, और उससे कौन सा सिस्टम इवॉल्व हुआ था? कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ था। तो बेसिकली कौन जज बनेगा ये डिसाइड, या ये नाम कौन देता है प्रेसिडेंट को? कॉलेजियम सिस्टम देता है। उसके बाद में अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है भाई। तो ये अपॉइंटमेंट जो करता है, तो ये उसकी वैसे तो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन अपने इसे क्योंकि जुडिशरी से जुड़ी हुई है, इसलिए अपने इसे जुडिशरी में इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर अपने ने आर्टिकल्स पढ़े थे। आर्टिकल 125 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, और 200 124 सॉरी 124, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। और 217 किसके? हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़ा था अपने ने? हाँ, 143, ठीक है, एडवाइजरी जुडिक्शन, ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। और ये जो पावर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर क्या बाउंडेशन है क्या एडवाइस देना? मना कर सकता है वो। और ये बाउंडेशन क्या सेंटर पर बाउंडेशन होती है? सॉरी, ये जो सलाह है ये क्या सेंटर पर बाउंडेशन होती है? नहीं होती, वो भी मना कर सकता है, ठीक है। अपने ने पढ़ा था अभी आर्टिकल 143, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कितने केसेस अभी तक हो चुके हैं ऐसे? टोटल 16 केसेस मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की थी भी, ठीक है ना भी। और उसके अंदर ये 3 जजेस केसेस में से जो थर्ड है वो भी है। ये जो राम जन्मभूमि विवाद हुआ था जब 1991 में पहली बार, तो 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था भी? एडवाइस ली थी किससे? सुप्रीम कोर्ट से। बेरूबरी को पाकिस्तान को दे रहे थे, तब भी एडवाइस ली गई थी। और अभी रिसेंटली जो है, गवर्नर के पास जो बिल्स वगैरह जाते हैं, तो वो कितने टाइम में उसको वापस देना चाहिए उनको, या नहीं देना चाहिए, या फिर ये टाइम लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में एक और चीज को लेकर, किसको? हाँ, इसी के अंदर एक चीज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था अभी क्लैट के हिसाब अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। क्या चीज थी? देख लो फोटो में, लास्ट में 16th केस जो था। एक तो क्या था, गवर्नर के पास जब भी कोई बिल जाता है तो टाइम लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसको चीज को लेकर था। हाँ, हाँ, कि ये जो 143 में एडवाइस दी जाती है, क्या ये लोअर कोर्ट जो है उन पर बाउंडेशन होती है क्या? क्योंकि बाकी के जो इसके ऑर्डर है वो तो बाउंडेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही उनको भी क्या करना पड़ता है? जजमेंट देना पड़ता है। तो क्या ये सलाह भी बाउंडेशन होगी? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो सलाह दी जाती है वो भी क्या सोर्स ऑफ लॉ होगा? ठीक है, बात करेंगे इस पे डिटेल में फिर कभी। फिर अपने ने की थी भी कौन सी? पार्डनिंग पावर। अब पार्डनिंग पावर को जब अपने डिटेल में पढ़ते हैं, तो अपने देखते हैं भाई, ये प्रेसिडेंट के पास होती है कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 72 से। गवर्नर के पास होती है कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 161 से। ये इन रियल क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। जब अपने प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर को, ठीक है, अगर कंपेयर करें, तो हमें ये पॉइंट्स एग्जैक्टली पता होने चाहिए भी। क्या? ये देखो, आर्टिकल 72 मतलब प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 161 मतलब गवर्नर की पार्डनिंग पावर। प्रेसिडेंट जो है वो यूज कर सकता है जब पनिशमेंट किसके अकॉर्डिंगली मिला हो? सेंट्रल लॉ के अकॉर्डिंगली मिला हो। गवर्नर अपनी पार्डनिंग पावर यूज कर सकता है जब पनिशमेंट किसके अकॉर्डिंगली मिला हो? स्टेट लॉ के अकॉर्डिंगली मिला हो। मार्शल लॉ मतलब जो कौन से मिलिट्री के जो कोर्ट्स हैं, वो किसी को सजा दे रहे हैं, कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, मिलिट्री का ही कोई पर्सन है, उसको कोई सजा दे रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो है उसको माफ करने की सजा किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। फिर तीसरी चीज, ठीक है, ये पनिशमेंट में सारे पनिशमेंट इंक्लूड कर लिए, इनमें भी इंक्लूड कर लिए, लेकिन डेथ सेंटेंस की अलग से बात होगी। क्या बात होगी? कि डेथ सेंटेंस, किसी भी लॉ में मिला हुआ डेथ सेंटेंस, किसी भी लॉ में, चाहे वो सेंट्रल में मिला हो, सेंट्रल लॉ से मिला हो, चाहे वो स्टेट लॉ से मिला हो, भले ही कोर्ट मार्शल में भी अगर मिल सकता हो तो उसमें मिला हो, किसी भी लॉ के अंदर डेथ सेंटेंस अगर मिला है, ठीक है, तो उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, और रिप्रीव कर सकता है। क्लियर है? यहाँ ध्यान देना भी कि पहली बात तो, गवर्नर किस कौन से डेथ सेंटेंस से डील कर सकता है? जो केवल स्टेट लॉ में मिला हो, लेकिन उसे यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे तो पार्डन नहीं कर सकता।
केवल कम्यूट कर सकता है और रिप्रीव कर सकता है। पार्डन का मतलब पूरी तरीके से माफ कर देना, कम्यूट का मतलब सेंटेंस का जो टाइप है उसको चेंज कर देना, मतलब डेथ सेंटेंस को क्या कर देना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देना। और रिप्रीव का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना। ठीक है भी, तो सबसे पहले तो ये चीज होगी। अब अपने को कुछ नहीं पढ़ना, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ चुके हैं। अपने को ये देखना है कि पार्डनिंग पावर होती है कितने टाइप की, 5 टाइप की। सबसे पहली सबसे पहली को पार्डन ही कहते हैं, क्षमादान। ठीक है भाई। हाँ भाई, इसमें क्या होगा पार्डन के अंदर, इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड द ऑफ द कन्विक्शन, बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन, एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्शन फ्रॉम सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। आप तो इतना याद कर लो सीधा सिंपल सा कि भाई इसमें सेंटेंस भी खत्म हो जाएगा, जो भी सजा है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें पनिशमेंट भी खत्म हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पनिशमेंट भी खत्म हो जाएगा, एंड इसमें किसी तरह की कोई डिस्क्वालिफिकेशंस है वो भी खत्म हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब 2 साल से ऊपर की अगर सजा हो जाती है, किसी भी पर्सन को 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट हो जाती है, सजा हो जाती है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। कितने साल के लिए, मान लो उसको 3 साल की सजा हुई है, जैसे अभी एमपी के अंदर एक सीट पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर यही हुआ है अभी। जो कांग्रेस के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनको 3 साल की सजा होगी। कितने साल की, 3 साल की। तो उनकी सीट क्या होगी, वैकेंट हो गई, वहां पे बाई इलेक्शन हो रहा है। अब वो 3 साल की जब सजा पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगले 6 साल, मतलब वो 9 साल के लिए क्या हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए। तो एक तो जितनी साल की सजा मिली है 2 साल से ऊपर, वो 2 या 2 साल से ऊपर, एक तो वो टाइम पीरियड, और उसके बाद का अगला 6 साल का टाइम पीरियड। जैसे लालू प्रसाद यादव है, वो भी जो है, जब भी क्या कहते हैं, उनकी जो सजा पूरी हुई है किसमें, चारा घोटाला वगैरह में, उसके बाद वो 6 साल तक क्या नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ भाई, अगला है कम्यूटेशन। सीधी सिंपल सी बात है भाई, कम्यूटेशन के अंदर क्या चेंज होगा, टाइप। ठीक है, पीरियड चेंज होगा क्या, या ड्यूरेशन चेंज होगी क्या, नहीं। जैसे डेथ सेंटेंस, जैसे डेथ सेंटेंस जो है वो किस में चेंज हो गया, किस में कम्यूट हो गया, रिग्रेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। किस में चेंज हो गया, रिग्रेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो गया अभी। ठीक है, या रिग्रेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है, इसको क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं क्या इसमें दिया हो तो, हाँ, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो गया। क्लियर है। अब डेथ सेंटेंस का तो वैसे ही कोई पीरियड होता नहीं, लेकिन ये दूसरे से आप आसानी से समझ सकते हो। मान लो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर ऐसा होता है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है 11 ईयर्स का। लाइफ भी छोड़ दो, अपने यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई उससे ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये कितने साल का है, ये रिग्रेस 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है। कितना है, 7 ईयर्स का। ठीक है, और ये सिंपल हो गया, और ये सिंपल हो गया, तो ड्यूरेशन कम होगी क्या, नहीं। तो ये कितने का ही रहेगा, 7 का ही रहेगा, बस रिग्रेस से क्या हो गया, सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है। अगला कौन सा है, रेमिजन। रेमिजन में टाइप चेंज नहीं होता, क्या चेंज होती है, ड्यूरेशन चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल
ठीक है, रिग्रेस रिग्रेस 7 years इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, उसको किस में चेंज कर देंगे? रिग्रेस का रिग्रेस ही रहेगा, लेकिन ड्यूरेशन कम कर दी। कई बार कहते हैं ना भी अच्छे व्यवहार को देखते हुए जल्दी छोड़ दिया। खुली जेल में भी रखते हैं अभी कई बार। खुली जेल में एक टाइम पीरियड होता है, उसमें आप बाहर रहते हो, फिर रात को 6 या शाम को 6 बजे वापस आना पड़ता है आपको, चाहे 10 से 6 का टाइम है। 10 से 6 आप क्या हो बाहर, और 6 बजे वापस आके कहाँ पर, जेल में। ठीक है, तो वो होती है खुली जेल। हाँ, क्या करो? हाँ, पूरा बाहर तो पूरा बाहर ही होता है, आधा बाहर कैसे जाएगा वो? हाँ, उससे होगा क्या, कुछ नहीं। जरूरी तो ना सारे ही वो क्या कहते हैं बड़े क्या कहते हैं नोटोरियस या फिर सारे ही एक होते हैं ना, भी एक तो होता है बार बार कोई क्राइम कर रहा है, एक होता है कोई पहली बार में क्राइम हुआ है, कोई एक होता है आवेश में आके क्राइम हो गया। अब किसी कोई जा रहा था, कोई भला आदमी होगा, उसका कहीं से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया चलते चलते, ठीक है, और चलते चलते लड़ाई झगड़ा हुआ और गुस्से में आगे कोई दोनों ने एक दूसरे के मारा, एक मर गया उसमें, तो इसमें कोई क्रिमिनल थोड़ा था वो तो मर गया गलती से। तो उसमें ऐसे ऐसे लोगों को खुली जेल में भी रख दें बाई चांस, तो क्या दिक्कत है? हाँ भाई। अगला है रेस्पाइट। रेस्पाइट में सिंपल सीधा सा है भाई, किसी मेडिकल कंडीशन या स्पेशल कंडीशन को देखते हुए क्या कर देना, सजा को माफ कर देना। तो इसमें मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ भी कि पार्डन कर देना, माफ कर देना। यहाँ पर पार्डन का मतलब माफ कर देना, उसको किसी भी प्रकार का ऊपर वाला कोई भी कंसेशन मिल जाए, लेकिन किसके रिगार्डिंग? कॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, ठीक है, लाइक प्रेगनेंसी। ठीक है, या कोई एनी अदर मेडिकल कंडीशन। और इसके बाद में एक लास्ट आएगा, कौन सा आएगा अभी? पहले तो याद कर लेना भी कौन कौन से किए अपने, कौन कौन से? पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिजन, रेस्पाइट, ठीक है, और लास्ट आएगा रिप्रीव। सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना। ये मेनली जो है डेथ सेंटेंस के केस में होता है भाई। किसके केस में होता है? डेथ सेंटेंस के केस में होता है। ठीक है भाई, अगर किसी को लगता है कि उसके पास प्रॉपर टाइम नहीं है क्या करने का, अपनी सारी बात को एक लीगल तरीके से किसके सामने रखने का, प्रेसिडेंट के सामने रखने की। सजा तो मिल चुकी है, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ये अपील वाली चीजें नहीं चल रही है अभी। अपील अपील हो गए सब, जो लास्ट में सजा मिल जाती है ना उसके बाद की बातें चल रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या पढ़ रहे हैं अभी, कि उसको लगता है कि मेरे पास अभी प्रॉपर टाइम नहीं है, मेरे को जो जैसे मान लो 7 दिन बाद ही फांसी की सजा है, तो उसको लगता है 7 दिन में मैं है ना प्रॉपर जो है वो एक लीगल तरीके से बेटर तरीके से अपनी बात नहीं रख पाऊंगा किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, क्लियर है? तो वो क्या करता है, टाइम मांगता है, और प्रेसिडेंट एक बार उसको क्या दे देगा, मान लो 2 महीने का टाइम दे दिया, तो उसकी जो फांसी की सजा है वो 2 महीने आगे खिसक गई। इस बीच में वो क्या करेगा, अपनी याचिका या जो भी है वो प्रेसिडेंट के सामने रखेगा, फिर प्रेसिडेंट हो सकता है उससे माफ कर दे, और नहीं है तो फिर उसको फांसी की सजा हो जाएगी भी। ठीक है भाई, तो ये अच्छे से याद रख लेना भाई। अब ध्यान से सुन लेना भाई,
एक तो इन केहर सिंह केस 1988, कौन सा? केहर सिंह केस 1988। ठीक है, तो ये केहर सिंह केस जो है ना, केहर सिंह और सतवंत सिंह, ये 1984 में किसकी हत्या की थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें जो है वो इसके आर्टिकल 72 के रिगार्डिंग जो है वो स्टैब्लिश की है अभी। किस के रिगार्डिंग? आर्टिकल 72 के रिगार्डिंग। कौन से केस में? केहर सिंह केस, ठीक है, 1988। थोड़ा सा ये और देख लेते हैं अभी। तो ये हो जाएगा अपना केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। हाँ भाई, ध्यान से सुनते जाना। द petitioner फॉर मर्सी हैज नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, इसमें ओरल हियरिंग का राइट होगा क्या? नहीं। ठीक है भाई, अगली चीज, द प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस afresh एंड टेक ए व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। तो इसमें प्रेसिडेंट जो है कैन एग्जामिन, ठीक है भाई, द फैक्ट्स या एविडेंस तो बिल्कुल अलग तरीके से, नए तरीके से वो इन एविडेंस को देखेगा। कौन? प्रेसिडेंट। और कोर्ट से अलग राय रख सकता है। द पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, कि प्रेसिडेंट जो है उसके, प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है क्या? नहीं। ये किसकी एडवाइस पर? एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था अभी, इन रियल ये कैसी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है भाई, अगली चीज, देयर इज नो नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन बिफोर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन रख सकता है क्या? नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन तय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वास्तव में ये कोई जुडिशियल प्रोसीजर चल ही नहीं रहा है। ये तो क्या है? प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर में चीज चल रही है। अगली चीज, द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो भाई इसमें प्रेसिडेंट जो है एक तरीके से जो भी फैसला करेगा, ठीक है, तो अपने इसको क्या कह सकते हैं अभी? ऑर्डर तो नहीं कह सकते इसको, और क्या वर्ड हो सकता है इसके लिए, कि जो प्रेसिडेंट है वो, सिनोनिम्स बोलना कोई फैसले का। हाँ, क्या करेगा? ग्रांट करना। हाँ, ग्रांट करना कह सकते हो। हाँ, ऑर्डर तो मैंने बोला, ऑर्डर तो नहीं कह सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। ठीक है, तो इसमें डिसाइड ऐसे कर दो जिसमें प्रेसिडेंट जो भी डिसाइड करेगा, जो उसका जो भी डिसीजन ना लिख के मैंने कहा जो भी डिसाइड करेगा, ठीक है, उसका क्या नहीं हो सकता? उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती बेसिकली। ठीक है भाई, एक्सेप्ट वेयर द प्रेसिडेंट डिसीजन इज आर्बिट्रेरी, इरेशनल, मेलाफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है अगर वो आर्बिट्रेरी हो, ठीक है, या ऐसा लग रहा हो कि इरेशनल है,
ठीक है, या ऐसा लगे कि मेलाफाइड है, ठीक है, या ऐसा लगे कि डिस्क्रिमिनेटरी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ने किसी की सज़ा माफ़ ही कर दी तो हो सकता है जिसको सज़ा माफ़ करी है और जिसने जिसके अगेंस्ट में क्राइम किया है उसके परिवार वालों को लगेगा कि ऐसा है, और सज़ा माफ़ नहीं करी है तो जिसकी माफ़ नहीं करी है उसको लगेगा कि ऐसा है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कि भाई कोई अपील लेकर कहाँ जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे प्रथम दृष्टि के अंदर ही, फर्स्ट इंस्टेंस में ही, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है, मेलाफाइड है या डिस्क्रिमिनेटरी है, तो वो केस करके सुनवाई शुरू कर देगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं है तो वो उसी टाइम ही केस को क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, शायद तक ऐसा हुआ था ये निर्भया केस के अंदर, क्योंकि उनकी जो लास्ट याचिका, दया याचिका कहते हैं इसको, जब माफ कर दी थी तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में एक अपील लगाई थी। ठीक है, उनके किसने, वकील ने। तो उससे वो क्या है कि बार बार ये जो चीजें हो रही थी ना, उससे वो सजा थोड़ी सी डिले भी हुई थी उनकी। तो उस समय जो अपील लगाई थी वो अपील यही लगाई होगी कि इसी इनमें से कोई एक बेस लगाया होगा। हो सकता है ये इरेशनली आर्बिट्रेरी का, इरेशनल का लगाया होगा मोस्ट प्रोबेबली, कि प्रेसिडेंट का ये जो डिसीजन है इसमें क्या है, इरेशनल है। तो आप एक बार देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथों हाथ उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और फिर उनको फांसी हुई थी। अगर उस समय अगर आप देखोगे तो मुझे इतना तो याद है, लेकिन मुझे उस समय इतना ये नॉलेज था नहीं, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये सेकंड अपील किस बात की लगी है। हाँ ये था कि प्रेसिडेंट ने उनकी सजा क्या कर दी थी, सजा माफ करने से मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में एक और अपील लगाई गई थी, उसके बाद में एक और अपील लगाई गई थी। ठीक है, मेलाफाइड मतलब इसमें कोई गलती रह गई है। चलिए भी, तो ये होगी पूरी की पूरी पार्डनिंग पावर डिटेल में, और इसमें केस याद रख लेना, ये थोड़ा सा क्लैट वालों के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, प्रेसिडेंट एविडेंस तो देखेगा ना भाई अगला। एफएस मतलब वापस देखेगा, कोर्ट ने देखा उसका कोई मतलब नहीं, कोर्ट ने क्या बोला है। मतलब कोर्ट का डिसीजन क्या है उसको पूरा देखेगा, तो फिर तो वो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वही डिसीजन वो भी दे देगा। अगर कोर्ट ने ही, कोर्ट की ही रिपोर्ट को पढ़ेगा तो वो तो वही डिसीजन वापस दे देगा। तो ये क्या करेगा, उन एविडेंस को बिल्कुल नए सिरे से देखेगा। चले भी आगे बढ़ते हैं। तो ये अपनी होगी पूरी, इसकी क्या होगी, पार्डनिंग पावर। अब देखते हैं जल्दी से छोटी छोटी सी चीज़ें क्या बची हुई है। ठीक है, तो जुडिशियल पावर इस तरीके से खत्म होती है अभी। इसके बाद में कुछ है डिप्लोमेटिक पावर्स। क्या है, डिप्लोमेटिक पावर्स। तो प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है। The international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of the president. However, they are subject to approval of the parliament. तो भाई पहली बात तो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना भी, इसमें आप पहले तो आर्टिकल 73 और 162 मुझे पढ़ के बताना। ठीक है, कि इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट जो है उसमें सेंटर का रोल होता है। तो आर्टिकल 73 और 162 उसमें क्या कहते हैं अभी। ठीक है, और बाकी अपने इसको 5 मिनट में वापस शुरू करते हैं।